Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard geography lesson number 9 that is energy resources। ठीक है, तो इसमें एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे। वो एनर्जी जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जिससे उन रिसोर्सेज की बात करेंगे जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है। ओके, सो आप देखिए जैसे कि 9.1 में क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लालटेन है। ठीक है, ये आपने देखा होगा रूरल एरिया में, मूवीज़ में देखा होगा आपने। अभी भी गांव में ये लोग यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइट जल्दी रहती नहीं है बहुत जगहों पे, या फिर ज़्यादा नहीं आती, कम आती है। रात की टाइम तो बहुत ही कम आती है, अभी तो थोड़ा ठीक हो गया है। तो इसमें ये जो इसे एनर्जी, ये जो यहाँ पे ये जल रहा है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो जल रहा है, ये किसकी वजह से जल रहा है, क्या इसे एनर्जी मिल रहा है? तो यहाँ पे जो कैरोसिन इसमें भरा जाता है, ये खोल के ना इसमें भरा जाता है कैरोसिन, तो फिर ये इसकी वजह से ये जलता है। तो इसमें क्या यहाँ पे यूज़ हुआ, क्या रिसोर्सेज है इसका, एनर्जी का यहाँ पे, तो वो है कैरोसिन। सेकंड, अगर आप पॉइंट में देखिए जो 9.2 है, 9.2 पिक्चर में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे इसे फ्यूल दिया जा रहा है। इसका फ्यूल क्या है, तो पेट्रोल। यहाँ पे कार में पेट्रोल डाला जा रहा है। तो आपने देखा होगा पेट्रोल पंप में इस तरह से गाड़ियाँ लाइन में लगी रहती हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे मिनरल ऑयल यूज़ हो रहा है। पेट्रोल क्या है, मिनरल ऑयल है जो कि अर्थ से निकाली जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, रिसोर्सेज है एनर्जी के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखिए 9.3 में ध्यान से देखिए, पिक्चर्स देखिए, इस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे अभी। तो 9.3 में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये भी रूरल एरिया में देखने को मिलेगा आपको। जब यहाँ पे फार्मर्स क्या करते हैं, जब उन्हें हस्क और ग्रेन्स को सेपरेट करना होता है, तो वे क्या करते हैं, इस तरीके से हवा में ये लहराते हैं इस तरीके से, और फिर जो हस्क है वो दूर जाके गिरता है और ग्रेन्स यही नीचे गिर जाता है। फिर इकट्ठा अपना भर लेते हैं, और जो हस्क है ये एनिमल्स को खाने के लिए यूज़ होता है। और अगर आप ये देखिए, ये जो पिन व्हील है आपने भी देखा होगा, जो मिलती है मार्केट में, इस तरीके से वो थोड़ी सी भी हवा चलती रहती है तो इस तरीके से अपने गोल गोल घूमता रहता है। गाँव में अगर आप देखोगे तो जो आम के पत्ते से, मैंगो के पत्ते से लोग बना के इस तरीके से घुमाते रहते हैं। तो वो कैसे, ये भी एयर के ही वजह से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी जो यहाँ पे एनर्जी है जो कि एयर ही है, जिसकी वजह से यहाँ पे हस्क और यहाँ पे ये जो ग्रेन्स है वो सेपरेट हो रहा है। अगर यहाँ पे हम देखिए 9.5 में, तो ये क्या है, सोलर एनर्जी है, सोलर पैनल है। तो ये क्या है, ये किसके थ्रू इसको एनर्जी मिलती है, तो सन के थ्रू इसे एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है। तो ये ऑब्जर्व करता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब यहाँ पे एक पिक्चर और है जो आप देखेंगे, एलपीजी जो गैस हम यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे आप देखिए, जो अभी सीएनजी यूज़ होता है ना, अभी पेट्रोल डीजल से नहीं चलता ऑटो। अगर आप महाराष्ट्र में भी देखें तो सीएनजी से चलता है। ठीक है, जो कंप्रेस नेचुरल गैस है, यहाँ पे भी ये गैस ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब के सब क्या है, यूजिंग नेचुरल गैस एज फ्यूल। तो यहाँ पे फ्यूल यूज़ कर, ये सब फ्यूल ही है ना। जैसे हमें फूड की वजह से एनर्जी मिलती है तो हम काम कर सकते हैं, अपना सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये भी तभी रन कर सकते हैं जब इन्हें फ्यूल मिले, और फ्यूल क्या है इनका, ये जो नेचुरल गैसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एनर्जी रिसोर्सेज इज़ यूज इन फिगर 9.1 टू ऑब्टेन लाइट। तो लाइट ऑब्टेन करने के लिए, पाने के लिए, ऑब्टेन का मतलब होता है गेन करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, क्या यहाँ पे कौन से रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स यहाँ पे यूज़ किया गया, कैरोसिन। लालटेन में क्या डाला गया, कैरोसिन। वेयर डिड दिस रिसोर्स कम फ्रॉम, और ये रिसोर्स कहाँ से मिलता है हमें, कैरोसिन की बात करें तो ये कहाँ से मिलता है, ये भी एक तरीके का मिनरल ऑयल है। वो हमें कहाँ से मिलता है, तो ये हमें मिलता है अर्थ से। ओके, 9.2 शो फ्यूल बीइंग फिल्ड इन अ मोटर कार। तो हमने देखा कि वहाँ पे मोटर कार में क्या डाला गया, वहाँ पे पेट्रोल डाला गया। तो वो भी एनर्जी रिसोर्स क्या है, वो भी एनर्जी रिसोर्स जो है वो भी कहाँ से आया, तो वो भी मिनरल ऑयल है। और वो कहाँ से मिलता है, वो भी अर्थ से ही मिलता है हमें। फिगर 9.3 शोज़ मालती विद हर पिन व्हील एंड हर फादर विनोइंग ग्रेन। तो वो जो विनोइंग ग्रेन मतलब ग्रेन को जो सेपरेट कर रहे हैं वो, तो इस किसकी हेल्प से कर रहे हैं, दोनों किसकी हेल्प से, उसकी जो पिन व्हील है वो विनोइंग कर रही है, वो घूम रही है। यहाँ पे जो ग्रेन है वो भी सेपरेट हो रहा है, तो किसकी हेल्प से, सो विद द हेल्प ऑफ एयर की वजह से वो उनका काम हो रहा है। विच एनर्जी रिसोर्स इज़ यूज फॉर लाइटिंग अ लैम्प, रनिंग अ रिक्शा एंड हीटिंग ऑयल एज शोन इन फिगर 9.4। तो 9.4 में जो हमने ये सारे देखा, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, तो नेचुरल गैस की वजह से। जो अलग अलग एलपीजी, सीएनजी और गैस यूज़ कर रहे हैं वो लोग, तो सब किसकी वजह से हो रहा है, नेचुरल गैस की वजह से उनका काम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट आर द वेरियस पर्पसेस फॉर विच मैन कैन यूज़ सनलाइट। सो किस पर्पज़ के लिए, अलग अलग वेरियस पर्पज़ के लिए इंसान क्या करता है, सनलाइट का यूज़ करता है। हमें पता है कि हम सनलाइट में सारे काम करते हैं और बहुत कुछ काम करते हैं, और सनलाइट की वजह से हम और क्या काम कर पा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं। सोलर पैनल की वजह से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं और उससे अपना काम करते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उससे। फॉर विच ऑफ द अबव एनर्जी रिसोर्सेज डू वी हैव टू स्पेंड मनी। तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज, जिसके लिए हमें मनी पे करना पड़ता है। तो सबके लिए आपको मनी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ एयर के लिए आपको यहाँ पे कोई भी मनी पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे ए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए, ये सिर्फ आपको ये जो ख़रीदना है सिर्फ इसी के लिए पैसा लगाना है, ठीक है। सोलर पैनल का ही पैसा लगेगा। जो यहाँ पे एनर्जी मिलेगी ना सन से, वो भी क्या रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज एनर्जी रिसोर्सेज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वही मैंने आपको बताया, एयर और सनलाइट भी हमें क्या मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और भी बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो हम देखेंगे क्या क्या है। वी इंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज़ टू फुलफिल अवर नीड्स। तो हम क्या यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम अलग अलग एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, ठीक है। और जिससे हमें क्या ज़रूरत होती है, विच वी नीड एनर्जी। इन द पास्ट ह्यूमन लेबर एंड एनिमल्स वर यूज्ड फॉर मेनी टास्क। तो अगर हम पास्ट की बात करें तो ह्यूमन क्या करते थे, तो यहाँ पे हमें क्या, अगर हमें हमारी नीड फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, ह्यूमन लेबर की हेल्प लेते थे, इंसानों से ही काम करवाते थे, ठीक है। जैसे कि बड़े लोग हैं तो वो छोटे लोगों से काम करवाते थे, इस तरीके से अमीर लोग गरीब लोगों से काम करवाते थे। और क्या करते थे, एनिमल्स से काम करवाते थे, जैसे बुलक कार्ट हुआ। जैसे मैं अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन की बात बताऊं तो पहले हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या होता था, ज़रूरत होती थी ट्रांसपोर्टेशन की, तो हम अलग अलग एनिमल्स का यूज़ करते थे, बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट, ये सारी चीज़ें। ओके, धीरे धीरे ग्रेजुअली मैंस नीड्स इंक्रीज्ड एंड विद इट सेवरल चेंजेस टुक प्लेस इन द यूज़ ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज एंड डिवाइसेज। धीरे धीरे इंसानों की नीड बढ़ती गई। पहले उनका ट्रेड क्या था, उनका बिजनेस क्या था, छोटा था, तो उनका डोंकी से या बुलक कार्ट से ही उनका काम हो जाता। लेकिन अब वो बहुत क्वांटिटी में, अब धीरे धीरे वो बिज़नेस करने लगे, उन्हें बहुत दूर दूर जाने लगना पड़ा। तो फिर क्या, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो उनकी डिवाइस थी ना, डिवाइस, तो पहले तो व्हील का यूज़ किया, फिर बुलक कार्ट, फिर क्या किया उन्होंने, फिर हॉर्स कार्ट, ताकि वो हॉर्स और भी तेज़ी से दौड़ सकता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, ये जो डिवाइस है ना, ये ले जाने का, आने का, ट्रांसपोर्टेशन का, वो चेंज कर दिया। किसमें, साइकिल में। आप देखोगे तो पहले साइकिल आया, फिर आप देखोगे कि बाइक आया, फिर धीरे धीरे ट्रक आया, फिर ट्रेन आया, फिर धीरे धीरे क्या, एक एक करके फिर देखो तो अभी एरोप्लेन आ गया। अगर तुरंत के तुरंत आपको चाहिए कुरियर 6-7 घंटे में, तो आपको कुरियर एक दिन में चाहिए कोई चीज़, तो आप कुरियर कर देते हो, एरोप्लेन के थ्रू कुरियर हो जाता है, आपको वो चीज़ें मिल जाती है तुरंत के तुरंत, मतलब कि हो जाता है। पहले यही चीज़ कैसे करते थे, कुरियर वगैरह, लेटर वगैरह देने के लिए, तो या तो इंसानों को यूज़ करते थे, या तो पिजन के पैरों में बांधते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। तो जैसे जैसे हमारी नीड बढ़ी, वैसे वैसे ही क्या हुआ, ये जो एनर्जी रिसोर्सेज है, इसको यूज़ करने का तरीका चेंज हुआ, और डिवाइसेस, जो इक्विपमेंट चेंज हुए, वो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक एक करके कैसे धीरे धीरे इंसान डेवलपमेंट करता गया, और धीरे धीरे वो रिसर्च करता गया, धीरे धीरे वो साइंस की तरफ बढ़ता गया, और धीरे धीरे क्या हुआ, सारी चीज़ें चेंज हो गई। आज इंसान हवा में उड़ सकता है, अपना तुरंत के तुरंत हम देखते हैं कि ट्रेन के थ्रू हम कैसे 2-3 दिन में सफ़र कर लेते हैं, और एरोप्लेन से 6-7 घंटे में कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे हमने चेंजेस किए। स्टिल मैन मेनली ऑब्टेन दिस एनर्जी। अभी भी ये जो रिसोर्सेज है ना, इंसान कहाँ से ये ऑब्टेन कर रहा है, कहाँ से उसे मिल रहा है, फ्रॉम नेचर। तो अभी भी उसे सारी चीज़ें नेचर से ही मिल रही है। पहले जैसे वो एनिमल्स का यूज़ करता था, वो भी क्या है, नेचर के थ्रू है, ठीक है। और वुड, अगर वो व्हील यूज़ कर रहा था तो वो भी उसे वुड से मिला है। तो अभी भी वो सारी एनर्जी के लिए, एनर्जी की बात करें तो पहले अगर पुराने टाइम में वो काउ डंग केक, अगर बात करें कैटल डंग केक, या फिर जो पहले के लोग क्या फायरवुड वगैरह यूज़ करते थे, तो वो सब क्या है, नेचर से ही अभी भी लोग वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अभी भी जो नई नई चीज़ें हम रिसर्च कर रहे हैं, वो भी हम अपने नेचर से ही ले रहे हैं। इसकी वजह से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। कुछ इको फ्रेंडली है, कुछ इको फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। यू मस्ट हैव रियलाइज दिस वाइल आंसरिंग द अबव क्वेश्चंस। हमने ऊपर जो क्वेश्चंस दिया, रियलाइज़ हमें उससे हुआ कि सारी चीज़ें तो हम नेचर से ही ले रहे हैं। जितने भी आप चीज़ें यहाँ पे देखो, तो ये जितने भी यहाँ पे ऑयल आप देख रहे हो, ये सारे के सारे ऑयल आपको कहाँ से मिलते हैं, ये सारे के सारे नेचुरल हैं, क्योंकि अर्थ से मिलते हैं। ये एयर, ये क्या है, ये नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। ये सनलाइट जो इसे मिलेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ये भी क्या है, ये भी हमें कहाँ से मिलेगा, ये भी सन से मिलेगा, वो भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स आई होप कि आपको अच्छे से पता होगा, जो नेचर से मिलता है वही नेचुरल रिसोर्स होता है। यहाँ पे ये जो लालटेन से ये पढ़ रही लड़की, वो भी कैसे, वो भी नेचुरल रिसोर्स है। और यहाँ पे जो पेट्रोल है, वो भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स ही है, वो उसे इंसान ने नहीं बनाया है, ठीक है। तो अगर इंसान बनाएंगे तो वो मैन मेड हो जाएगा, ठीक है। चलो, जैसे सॉइल क्या है, वो नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन सॉइल से हमने घर बना दिया, सॉइल से हमने दिए बना दिए, जो आती है छोटी छोटी, या फिर कुछ टॉयज़ बना दिए, तो क्या हो गया, मैन मेड हो गया। ओके, we use petrol, wind, natural gas, sunlight, etc. besides other resources, and these are natural resources. Okay,
एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन मैनी वेज सच एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। अब ध्यान से देखिए, कन्वेंशनल क्या है, नॉन कन्वेंशनल क्या है, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। ओके, सो एनर्जी रिसोर्सेज अगर हम बात करें तो ये कई पार्ट में आप इसे डिवाइड कर सकते हो, ओके, क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे मैंने बात किया कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल क्या है, कन्वेंशनल ये जैसे कि पुरानी परंपरा, कन्वेंशनल का मतलब ट्रेडिशनली तरीके से जो पुराने टाइम से लोग यूज़ करते 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 और अभी तक हम उसका यूज़ करते आ रहे हैं। अब जैसे इसमें क्या किया जाता है, आप ध्यान से सुनिए। जैसे कि इसमें आ गया फायरवुड, जो लकड़ियाँ से हम यूज़ करते हैं, लकड़ियों को जला के बनाते हैं, लकड़ियों को जला के खाना बना रहे हैं, लकड़ियों को हीट करके कुछ उससे यूज़ कर रहे हैं, लकड़ियों को काट के उसको सुखा के उसका यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ फायरवुड। पेट्रोलियम की बात करें, जो भी पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह ये सब भी क्या है, ट्रेडिशनली है, पुराने टाइम से, एकदम पुराने से नहीं कह सकते, अब एकदम पुराना नहीं, पर धीरे धीरे ये हम ट्रेडिशनली ही कह सकते हैं कि हम इसे यूज़ बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। कैटल डंग केक बोले मतलब कि अलग अलग बफेलो डंग केक, या फिर कैटल का मतलब क्या, अलग अलग जो एनिमल्स के हम डंग, उनके जो गोबर यूज़ करते हैं, केक मतलब जो उपले बना के लोग उसको यूज़ करते हैं खाना वगैरह बनाने के लिए, वो पुराने टाइम से हो रहा। कोल की अगर बात करूँ मैं, कोल, तो ये भी क्या है, ये भी कन्वेंशनल में ही आएगा। नॉन कन्वेंशनल में क्या आएगा, तो देखिए नॉन कन्वेंशनल में जो पुराने टाइम्स नहीं, अभी हाल फिलहाल से हमने उसका यूजेस स्टार्ट किया है, वो जैसे कि विंड एनर्जी। अब ये बहुत पुराने टाइम से, अभी किसी को थोड़ी पता था कि ये तो हवा है सिर्फ, ये तो हवा का क्या काम, हवा तो हमें ना दिखाई देती है, ना हम उसे सूंघ सकते हैं, ना उसे यूज़ कर सकते हैं, हवा का तो बस यही डेफिनेशन था लोगों की नज़र में। लेकिन धीरे धीरे जब हम डेवलप होते गए, साइंस में ज़्यादा लोग एक्सप्लोर करने लगे, तो उनको पता चला अरे ये तो एनर्जी है, ये जिस तरीके से सब कुछ तहस नहस कर सकती है, तूफ़ान आता है तो कितना ज़ोर का तूफ़ान आता है, सब कुछ बिखर जाता है, तो कितनी एनर्जी है, अरे इस एनर्जी का तुम्हें कुछ यूज़ करना चाहिए। तो फिर हमने क्या किया, विंड एनर्जी यूज़ किया, ठीक है। सोलर एनर्जी अगर हम बात करें तो अभी आप न्यूज़ वालों को देखते होंगे, तो न्यूज़ वाले क्या दिखाते हैं, अरे इतनी गर्मी पड़ रही है कि यहाँ पे फ़र्श पे अगर 2 अंडे डाल दिया जाए, उसमें प्याज वगैरह डाल दिया जाए तो वो ऑमलेट बन जाए। तो ऐसा बोलते हैं न्यूज़ रिपोर्टर, दिखाते भी हैं करके, वो बन भी जाता है 2-4 मिनट में, ठीक है। ऐसा बोलते हैं कि कुछ टाइम के लिए अगर चावल और पानी रख दीजिए कुकर में, तो इतना ज़्यादा धूप हो गई, इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर इसका मतलब बढ़ गया है कि ये चावल उबल के पूरा बन जाएगा। तो इसका मतलब लोगों को ये समझ में आ गया इसमें कितनी ज़्यादा एनर्जी है, इसका भी हमें कुछ ना कुछ यूज़ किया जाना चाहिए। तो लोग अभी क्या यूज़ करने लगे, सोलर एनर्जी भी, ताकि वो जो सनलाइट है उसको क्या करे, यूज़ कर सके, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। और क्या आ जाएगा आपका नॉन कन्वेंशनल में, जैसे कि टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। अब ये टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब क्या है, ये सब हम डिटेल में इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि इधर भी टाइम वेस्ट हो और उधर भी, ठीक है। तो ये बात हुई। तो लेकिन ये ध्यान रखिए कि कन्वेंशनल में क्या क्या आएगा, जो पुराने टाइम से यूज़ कर रहे हैं, लाइक मैंने बताया कि फायरवुड, पेट्रोलियम, कैटल डंग केक, कोल, ये सब हुआ आपका किस में, ये सब हुआ कन्वेंशनल में। नॉन कन्वेंशनल में क्या आ गया आपका, तो नॉन कन्वेंशनल में मैंने बताया आपको कि क्या क्या आएगा इसमें, लाइक टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब के सब किस में आएंगे, आपके नॉन कन्वेंशनल में आएंगे। आगे हम पढ़ेंगे तो आप समझ लेना कि कौन सा कन्वेंशनल का पार्ट है और कौन सा नॉन कन्वेंशनल का पार्ट है। ये इतना डिवाइड नहीं किया गया, बट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, बायोटिक एंड अबायोटिक। ये भी हम कह सकते हैं, ये भी एनर्जी क्या है, एक बायोटिक होती है, एक अबायोटिक होती है। अब बायोटिक क्या होती है, जो लिविंग थिंग्स को यूज़ करके हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं बायोटिक। याद रखिए, लिविंग थिंग्स। अबायोटिक क्या है, अबायोटिक जो कि लिविंग थिंग्स ना हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एयर की ही, तो क्या वो लिविंग थिंग्स है, नहीं। अगर बायोटिक की मैं बात करूं, तो जैसे कि हम लिविंग थिंग्स क्या है, जैसे कि कोल है, कोल ट्रीज़ से मिलता है, ट्रीज़ क्या है, लिविंग थिंग्स है, ठीक है। अगर मैं काऊ डंग की बात करूं, वो लोग उसे एनिमल के थ्रू पा रहे हैं, उसे एनिमल्स के थ्रू उन्हें मिल रहा है, तो ये भी क्या होगा, बायोटिक में हो गया। अगर मैं बायोगैस की बात करूँ, बायोगैस की, तो ये क्या होगा, बायोटिक होगा, क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको डिकम्पोज करके बायोगैस बनाया जाता है, ठीक है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल क्या होता है। रीन्यूएबल का मतलब कि जो रीन्यू किया जा सके, जो रीन्यू किया जा सकते। रीन्यू क्या किया जा सकता है, जैसे कि देखिए, अगर आप विंड एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी से अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ये सारा का सारा हवा आप एक ही साथ में पूरा का पूरा एनर्जी के लिए यूज़ हो गया, अब बचेगा नहीं हवा,
ऐसा तो है नहीं। वो फिर से आप उसे रीयूज़ कर सकते हैं, फिर से इतनी सारी जब हवा बहेंगी तो आप फिर से उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, फिर ये हवा का यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, फिर से जो हवा बहेंगी फिर से उससे इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या है, रिन्यूएबल है, जो फिर से रीयूज़ किया जा सके। नॉन रिन्यूएबल क्या है, जो रिन्यू ना किया जा सके। जैसे कि क्या है नॉन रिन्यूएबल में मैं बात करूँ तो जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये चीज़ें एक बार ख़त्म हो गई तो क्या ये मिलने वाली हैं, नहीं है। ठीक है, वो फिर पता नहीं हज़ारों सालों लाखों सालों के बाद जब बहुत सारे ट्रीज़ वगैरह नीचे दब के इस तरीके से वो अभी क्या है कोल कैसे भी मिलता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, फायरवुड हुआ, अगर सारे के सारे ट्रीज़ आप यूज़ कर डालोगे तो आगे चल के वो बचेगा क्या, नहीं बचेगा। ठीक है, ये सब ख़त्म होने वाली चीज़ है। कैटल डंग केक भी अगर बात करें तो ये भी क्या है, एक तो हार्मफुल भी होता है और दूसरी चीज़ क्या होता है, ये हार्मफुल क्यों होता है कैटल डंग केक, क्योंकि उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो ये इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें सब्सटेंस बेस्ड एंड प्रोसेस बेस्ड, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि सब्सटेंस बेस्ड क्या होता है, प्रोसेस बेस्ड क्या होता है, वही सारी। तो ये हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया किसे, एनर्जी रिसोर्सेज को यहाँ पे हमने क्लासीफाई किया कितने कितने अलग अलग टाइप्स के होते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, सो यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, एनर्जी रिसोर्सेज थ्रू देयर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या दिया गया है, देखिए अगर बात करें सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज तो इसमें क्या क्या आते हैं सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज में। फर्स्ट एग्जांपल इज़ फूड, कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, वेस्ट मैटर, एटम्स, ये सारी चीज़ें। देखिए सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाएंगी आपके, क्या क्या एग्जांपल्स हैं। सब्सटेंस बेस्ड, सब्सटेंस मतलब कुछ पदार्थ वाले हैं वो। ठीक है, जिसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप उन्हें ले के यूज़ कर सकते हो सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे कि वुड, ठीक है, कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, वाटर मैटर एंड एटम्स। तो एटम्स भी क्या हैं, ये भी हम कह सकते हैं एटम, इससे अलग अलग केमिकल को मतलब कि उनका कुछ प्रोसेसिंग करके आपको यहाँ पे एटम से एनर्जी रिस्यूज़ की उससे क्या की जाती हैं, यहाँ पे क्रिएट की जाती हैं, जनरेट की जाती हैं। ओके, वेस्ट मैटर जैसे कि बायोगैस हुआ तो उससे होता है। और यहाँ पे क्या है प्रोसेस बेस्ड एनर्जी, तो यहाँ पे इसको प्रोसेस करके बनाए जाते हैं, यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, तो वुड को आप तुरंत लेके यूज़ करते हो, कोल, मिनरल ऑयल सब कुछ आप जैसे का तैसा यूज़ करते हो। द सन, यहाँ पे क्या है, द सन, विंड, वाटर, टाइड्स एंड हीट फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर। यहाँ पे क्या है, सन से क्या करते हैं, एक हम इक्विपमेंट बनाते हैं पहले और उसके बाद क्या करते हैं, सन से यहाँ पे हीट लेते हैं, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कुछ यहाँ पे इस तरीके से टेक्निक होती है जिससे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेट होती है। विंड वाटर का भी यही है। ठीक है, विंड और वाटर से भी इसी तरीके से जनरेट की जाती है। जैसे अगर विंड से क्या होता है, तो विंड से होता है जो विंड मिल होता है, जो इस तरीके से बड़ी बड़ी पवन चक्की होती हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे के सारे हैं प्रोसेस बेस्ड एनर्जी, जो प्रोसेस करके बनाए जाते हैं। डायरेक्ट ये आप इसे डायरेक्ट इससे क्या सन सुबह हुआ और तुरंत के तुरंत इलेक्ट्रिसिटी सारे आपके स्विच अगर ऑन कर दिए तो काम करने लगेगा, फ्रीज ऑन कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वो आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, प्रोसेसिंग करना पड़ता है। सब्सटेंस डू नॉट लास्ट परपेचुअली, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो सब्सटेंसेज हैं, जो जैसे वुड, कोल, मिनरल, ये सारी चीज़ें हैं, सबके सब क्या है यहाँ पे परपेचुअली का मतलब फॉर एवर, ऑलवेज नहीं रहने वाले। ये क्या है, ये ख़त्म होने वाले हैं। डू नॉट लास्ट परपेचुअली, लंबे टाइम तक कहो कि आप पूरे हमेशा इसके ही भरोसे रहो, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। जैसे लकड़ी भी ख़त्म हो सकती है क्योंकि ट्रीज़ अभी उतनी लोग लगाते नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या ख़त्म होने वाली है। कोल भी, मिनरल ऑयल, सारी की सारी चीज़ें ये हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन ये क्या जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा ये धीरे धीरे ख़त्म होने, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बचेंगे ही नहीं। ठीक है, नेचुरल प्रोसेसेस आर परपेचुअल, ये क्या हैं, ये परपेचुअल हैं। ठीक है, परपेचुअल मैंने बताया कि ऑलवेज रहने वाले हैं। अब सन तो ये ख़त्म होने वाला है नहीं, हवा तो चलने वाली है पूरे, जब तक अर्थ रहेगा हम कह सकते हैं तब तक की हवा चलेगी। ठीक है, वाटर रहने ही वाला है, जितने भी समुंदर हैं वो इतने जल्दी तो सूखने वाले हैं नहीं। ठीक है, सूखने वाले हैं नहीं, टाइड्स आते ही रहते हैं, समुंदर है तो टाइड्स आने ही वाले हैं। हीट जो अर्थ के कोर से, हमें पता है कि यहाँ जो कोर है अर्थ का, यहाँ पे जो मैग्मा है, पूरा मैग्मा से जो हीट निकलता है ये थर्मल एनर्जी में यूज़ होता है, तो वो आगे हम देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो ये अर्थ इंटीरियर, जो अर्थ के इंटीरियर अंदर में जो कोर में
मैग्मा है वो वही उसके थ्रू कुछ जो एनर्जी पानी यहाँ पे गर्म होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। बट ये समझिए आप कि जो अर्थ इंटीरियर है यहाँ से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो कैसे आगे देखेंगे। सब्सटेंसेस गेट यूज्ड अप, तो यहाँ पे क्या है कि ये यूज़ किए जा रहे हैं हमेशा। एंड प्रोसेसेस आर ऑलवेज अवेलेबल, ये यूज़ होकर ख़त्म भी हो जाएंगे। और ये क्या है, प्रोसेसेस ऑलवेज अवेलेबल, ये हमेशा अवेलेबल रहेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा वही सारी चीज़ें हैं। रीयूज़ इज़ नॉट पॉसिबल, एक बार कोल आपने जला लिया तो वो क्या, ये ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्न हो जाएगा, आप दोबारा उसे जला नहीं सकते। वुड का भी यही है, एक बार आपने उसे जला लिया दोबारा वो नहीं जलेगा। मिनरल ऑयल एक बार जल के धुआं में उड़ गया तो फिर आने वाला नहीं है। नेचुरल गैस भी सेम है, ठीक है। तभी तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है ना। अगर ये इनका रीयूज़ कर सकते हम, तब तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन हम इसे रीयूज़ नहीं कर सकते, एक बार जल गया तो जल गया, जितना ज़्यादा जला दिया तो जला दिया, ठीक है, फिर वो वापस नहीं आने वाले। ओके, अवेलेबिलिटी इज़ लिमिटेड एंड अवेलेबिलिटी इज़ अनलिमिटेड। टेक्स 1000 ऑफ ईयर्स टू रिप्लेनिश देम, तो इसकी भरपाई करना, रिप्लेनिश का अगर हम मतलब समझे तो इसकी अगर भरपाई मतलब इतना आपने यूज़ किया, अगर इस जगह से सपोज़ कि कोयले की खदान है, इतना यूज़ कर लिया तो इतना भरने में इसे लाखों हज़ारों साल लग जाएंगे, इसको यहाँ पे कोयला भरने में इतनी जगह में, ठीक है। वो इतनी जल्दी भर नहीं जाता, क्योंकि हमें पता है कोयल कैसे बनता है, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं उसका। दीज आर ईज़िली अवेलेबल इन नेचर, ये तो हमें नेचर में अवेलेबल हैं, इसमें से सारी की सारी चीज़ें ईज़िली हमें मिल जाने वाली हैं, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर एटॉमिक एनर्जी ऑल अदर रिसोर्सेज आर बायोटिक, अगर हम एटॉमिक एनर्जी की बात करें तो इसमें सब के सब क्या हैं, बायोटिक हैं। एटॉमिक एनर्जी बायोटिक नहीं है, क्यों, क्योंकि ये केमिकल के प्रोसेसिंग से ये बनता है। एटॉमिक एनर्जी यूरेनियम और थोरियम के मिक्सअप से ये बनता है, और इसलिए ये क्या है, ये बायोटिक नहीं है। मैंने आपको बताया बायोटिक वो है जो लिविंग थिंग से मिले, ठीक है। लिविंग थिंग से कैसे, वुड लिविंग थिंग्स है, लकड़ी ट्री से मिलता है, कोल भी लकड़ी के ही पार्ट हैं जो कि आगे चल के वो दब के वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मिनरल ऑयल क्या है, मिनरल ऑयल भी कैसे बने हैं, फॉसिल से, जो एनिमल फॉसिल्स होते हैं। नेचुरल गैस भी कैसे बनते हैं, जो फॉसिल्स होते हैं जो कि एनिमल्स के फॉसिल्स होते हैं, उनसे मिलता है हमें। वेस्ट मैटर्स ये सब के सब क्या हैं, एक्सेप्ट एटम्स को छोड़ के यहाँ पे सब के सब बायोटिक हैं। ऑल प्रोसेसेस आर नेचुरल, ये सब के सब प्रोसेस क्या है यहाँ पे, नेचुरल हैं, ओके, हैं तो नेचुरल ही, बट क्या है यहाँ पे, बायोटिक हैं सब। यहाँ पे कुछ भी आपको लिविंग थिंग्स नहीं दिखेगा। सन, विंड, वाटर, टाइड्स, ये सब क्या है, सब लिविंग थिंग्स थोड़ी हैं, इनमें जान थोड़ी होती हैं, तो सब क्या है, अबायोटिक हैं। चलिए, जनरेशंस ऑफ एनर्जी लीड्स टू पोल्यूशन। अब आप बताइए, कोल से पोल्यूशन कितना ज़्यादा होता है, उससे कितना ज़्यादा कह सकते हैं पॉइजनस गैसेस रिलीज़ होती हैं। जो नेचुरल गैसेस हैं, जो नेचुरल मिनरल ऑयल हैं, उन जो पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, मिनरल ऑयल्स हैं और गैसेस। जो अगर आप बात करें तो इन सब के थ्रू क्या होता है, इन सब के थ्रू पोल्यूशन बढ़ता है, इन सब के प्रोसेसिंग में भी पोल्यूशन होता है, ठीक है। ये सब के सब से जो वेस्ट मैटर से तो नहीं, बट वुड, कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब से क्या होता है यहाँ पे पोल्यूशन बढ़ता है। जनरेशन ऑफ एनर्जी इज़ पोल्यूशन फ्री, और ये क्या है, पोल्यूशन फ्री हैं, ठीक है, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री हैं। आपको भी पता होगा कि अब ये सन से जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, बनाएंगे, तो वो क्या, उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी यहाँ पे क्या पोल्यूशन होगा, विंड से, जस्ट विंड आएगी, ये टरबाइन, ये घूमेगा 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 और टरबाइन के थ्रू ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। टाइड्स में भी ऐसे ही होता है, वाटर के थ्रू जो टाइड्स जो टरबाइन लगे होते हैं उसके थ्रू भी इस तरीके से वो घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, बस। इसमें कुछ भी पोल्यूशन नहीं है। ये क्या होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। एक्सेप्ट फॉर एटॉमिक एनर्जी ऑल अदर रिसोर्सेज आर कन्वेंशनल। एटॉमिक एनर्जी को छोड़ के सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हैं, कन्वेंशनल है, पुराने टाइम से ही लोग यूज़ करते हैं। वुड, कोल, नेचुरल पेट्रोलियम, सब के सब पुराने टाइम से ही लोग क्या करते आ रहे हैं, उसे यूज़ करते आ रहे हैं, तो इसलिए क्या है वो कन्वेंशनल, मतलब ट्रेडिशनल है वो। ऑल दीज रिसोर्सेज आर नॉन कन्वेंशनल, ये नॉन कन्वेंशनल है, क्यों, क्योंकि अभी इसका जो खोज है, इसकी जो प्रोसेसिंग है, ये ज़्यादा टाइम से नहीं हुआ, बहुत जगह पे तो हुआ भी नहीं है, बहुत सारे लोग, कुछ ही लोगों ने स्टार्ट किया है ये सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम ये विंड मिल देख सकते हैं, विंड के थ्रू
और सन के थ्रू अभी सोलर पैनल भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, आपने रूरल एरिया में देखा होगा। अगर मैं बात करूँ शिरडी के जो शिरडी है महाराष्ट्र में, शिरडी के साईं बाबा में अगर जो वहाँ पे किचन है वहाँ पे पूरा इस तरीके सोलर पैनल लगा हुआ है। जितना भी खाना बनता है ना सब सोलर पैनल की वजह से बनता है वहाँ पे, उसी के थ्रू खाना पकता है, वहाँ का प्रसाद जो होता है। ये चैनल पे दिखाया गया था, जो कुछ तो था डिस्कवरी पे आई थिंक। ओके, जनरेशन ऑफ एनर्जी इज़ रिलेटिवली चीप, तो ये तो बहुत सस्ते होते हैं, ठीक है। इनको अगर इनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है आपको तो ये बहुत ही सस्ते होते हैं, चीप होते हैं। डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी फॉर द यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज इज़ एक्सपेंसिव। अब आपको सोलर पैनल ही लगाना है तो आप एक बार जब लगाओगे तो वो सोलर पैनल महंगा तो आने वाला है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अभी तक सब देशों में क्यों नहीं अप्लाई हो पाई, क्योंकि इनकी जो प्रोसेसिंग है वो महंगा है, ठीक है। उसके जो मशीन है, इक्विपमेंट्स हैं, उसे करना, समुंदर में वो सारी चीज़ें लगाना, ये सब तो महंगे तो हैं ही, ठीक है। तो इसके लिए ये महंगे हैं, इसलिए सब जगह पे आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, कहीं कहीं पे है ये, कहाँ कहाँ पे हम आगे भी पढ़ेंगे। बीइंग इनफ्लेमेबल दीज रिसोर्सेज कॉज डैमेज टू द एनवायरनमेंट। तो ये क्या होते हैं, बीइंग इनफ्लेमेबल मतलब ये क्या होते हैं, इनफ्लेमेबल होते हैं, मतलब कि ज्वलनशील होते हैं इनमें, मतलब कि आप कह सकते हो कि तुरंत कंबस्टिबल होते हैं, तुरंत ही आग पकड़ने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज क्या होते हैं, एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं, जलने वाले होते हैं ना, ये जलते हैं ये सारे के सारे। अभी वुड हो चाहे कोल हो, ये जलते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इनसे, तब हीट प्रोड्यूस होती है, तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन द लॉन्ग रन दीज एनर्जी रिसोर्सेज आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये क्या है, ये तो जलते नहीं है, जल के धुआं तो नहीं निकालेंगे, स्मोक तो इनसे फैलेगा नहीं, पोल्यूशन तो इससे होगा नहीं, ठीक है। अलग अलग पॉइजनस गैसेस तो विंड में या वाटर में या फिर आप कहें तो सनलाइट जो है उस सनरेज़ में तो कोई पोल्यूशन है नहीं, वो तो जस्ट उनमें हीट ऑलरेडी रहती है, उनमें एनर्जी रहती है, तो उससे हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। लेकिन ये जलते हैं, कोल हुआ, लकड़ी हुआ या फिर जो काऊ डंग केक हुआ, ये सब क्या जलते हैं तब वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ पावर जनरेशन, थर्मल एंड एटॉमिक। अगर हम टाइप ऑफ पावर जनरेशन मतलब किस तरीके से जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी थर्मल एंड एटॉमिक से, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थर्मल क्या है और एटॉमिक क्या है। एटम बम तो आपने नाम सुना होगा, एटम बम तो पता ही होगा आपको इसके बारे में। तो ये क्या होता है, इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बम ही बनाए जाते हैं, ठीक है, बम भी बनाए जाते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पहले यूज़ किया गया, बाद में लोग इसका क्या यूज़ करने लगे, बम यूज़ करने लगे अपनी लड़ाई में, क्योंकि उनको पता चला ये तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है, जिधर भी अगर कर दिया तो इधर पे क्या हो सकता है प्रॉब्लम, मतलब उस तरीके से विस्फोटक चीज़ है ये, तो इसके लिए लोग बम के लिए यूज़ करने। लेकिन ये क्या है, बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसको लोग गलत काम के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं टाइप। आपको पता होगा जापान में किस जगह पे एटम बम गिराया गया था, आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा। टाइप ऑफ पावर जनरेशन, थर्मल एंड काइनेटिक। टाइप्स ऑफ पावर, यहाँ पे जनरेशन कैसे जनरेट की जाती है पावर, तो यहाँ पे पावर जनरेट की जाती है थर्मल एंड काइनेटिक। काइनेटिक मतलब मूवमेंट होता है, मूवमेंट किया जाता है, कुछ मूवमेंट होती है जो मतलब कि बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे मूवमेंट की जाती है, तब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और थर्मल भी क्या है हम आगे पढ़ेंगे, ओके। और यहाँ पे कैसे जनरेट होता है, तो थर्मल और एटॉमिक से। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि जापान में कहाँ पे गिराया गया था बॉम्ब अमेरिका के द्वारा, वो जगह का आपको नाम बताना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको अगर ना समझ में आया, आपको नहीं पता रहे तो आप बताना, मैं आपको आंसर बता दूंगी। देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कुकिंग ऑन अ स्टोव। यहाँ पे स्टोव पे यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कुकिंग की जा रही है। तो आपने देखा होगा रूरल एरियाज़ में होते हैं। रिमूविंग बेक्ड आइटम्स फ्रॉम ओवन। तो यहाँ पे जो ओवन होता है, ओवन, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये आपको पता ही होगा ये भी। और यहाँ पे देखिए ये एक तरीके का ये भी यहाँ पे है जो कोल के थ्रू यूज़ किया जाता है, यहाँ पे कोल यूज़ करते हैं। रोस्टिंग ऑन अ कोल बर्नर, तो यहाँ पे कोल इसमें होता है और यहाँ पे ये रोस्ट कर रहे हैं इसे। कुकिंग ऑन अ गैस स्टोव, ये तो सबको पता होगा, ये भी आपको पता होगा। कुकिंग ऑन केरोसिन स्टोव, ये भी आपने देखा होगा, तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन ये क्या है, सबके सब एनर्जी रिसोर्सेज हैं। यूजिंग दीज एनर्जी रिसोर्सेज वी कैन अंडरटेक द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ पावर जनरेशन: हाइडल पावर, थर्मल पावर, एटॉमिक पावर, जियोथर्मल पावर, एट्सेट्रा। तो
यूजिंग दीज एनर्जी रिसोर्सेज, इन एनर्जी को रिसोर्स करने के लिए वी कैन अंडरटेक फॉलोइंग काइंड, तो हम अलग अलग तरीके के मतलब किस तरीके से अलग अलग चीज़ों से पावर जनरेट किया जाता है। तो जैसे हाइडल पावर वाटर के थ्रू, थर्मल पावर, थर्मल पावर भी यहाँ पे क्या है, थर्मल पावर मतलब कि यहाँ पे यहाँ पे थर्मल पावर भी जैसे कि जियो थर्मल पावर है, वैसे ही जो मैग्मा होता है मतलब कि कोर में अर्थ से यहाँ पे कुछ स्ट्रीम निकलती है, वही होता है थर्मल पावर, जो मतलब किसी भी सब्सटेंसेस को गर्म हीट करके यहाँ पैदा करके यहाँ पे जो बनता है एनर्जी क्रिएट होती है, वही होता है। एटॉमिक पावर मैंने बताया यूरेनियम को और यहाँ पे यूज़ किया जाता है एटॉमिक पावर, ठीक है। जियोथर्मल पावर भी क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। इन द थर्मल पावर स्टेशंस इट इज़ नेसेसरी टू बर्न द एनर्जी रिसोर्सेज डायरेक्टली टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो थर्मल पावर स्टेशन जो यहाँ पे हमने देखा, तो थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता है कि चीज़ों को डायरेक्टली जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तब उनसे एनर्जी मतलब कि कुछ एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, लाइक कोल वगैरह होते हैं, उन्हें जलाया जाता है, फिर उससे क्या करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैन ऑल्सो भी यूज्ड जनरेट पावर और इलेक्ट्रिसिटी। काइनेटिक एनर्जी भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पावर या इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक ही चीज़ है, उसे जनरेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी की यूज़ किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी यूज़ होती है आपका विंड मिल में, क्योंकि विंड मिल में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट बहुत ही तेज़ होना, जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। Figure 9.6 to 9.10 shows the various energy resources are used for cooking food. List them now, classify them using the chart we have studied. Discuss whether we can use alternative energy resources for cooking. यहाँ पे ये बोला गया है 9.6 से लेकर 9.10 तक। यहाँ पे हमने देखा 9.6 से लेकर ये रहा 9.6 से लेकर 9.9, 9.7, 9.8, 9.10 ये रहा। हाँ, तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से यूज़ किया गया है, जैसे कि यहाँ पे किस तरीके का क्या क्या यूज़ किया गया है, कौन सा यहाँ पे है। तो देखिए सारे के सारे तो नेचुरल रिसोर्सेस ही हैं, ठीक है। ये लेकिन क्या है, ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हुआ है, ये इलेक्ट्रिसिटी से किया गया है, ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किया गया है। लेकिन ये किसके थ्रू किया गया है, ये क्या है, ये आपका है नेचुरल गैस है। ये क्या है आपका कोल है, ठीक है। ये भी किस में आएगा, ट्रेडिशनल में आएगा, मतलब कन्वेंशनल वे। ये भी कन्वेंशनल एनर्जी है, ये भी कन्वेंशनल एनर्जी है, ओके। और ये भी आपका कन्वेंशनल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे केरोसिन यूज़ कर रहे हैं, केरोसिन स्टोव। The demand for energy is constantly on the rise due to the growing needs of human beings. Solar energy and wind energy are easily available to us. देखिए जो एनर्जी की डिमांड है ना वो कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है, लोगों की नीड के अकॉर्डिंग। ये ह्यूमन बींग्स इतने ज़्यादा पॉपुलेशन ही बढ़ रही है कि लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको एनर्जी की ज़रूरत है ही, तो डिमांड बढ़ती जा रही है। सो सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर अवेलेबल टू अस। तो ये सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, बाकी के तो एनर्जी अगर हम बात करें तो ख़त्म हो जाने वाले हैं, कोल वगैरह पेट्रोलियम वगैरह सब कुछ खत्म, डीजल पेट्रोल एक दिन सब कुछ खत्म हो जाने वाले। लेकिन जो विंड एनर्जी है और जो सोलर एनर्जी है ये क्या ख़त्म होने वाले हैं, तो आंसर इज़ नो, ठीक है। सो ये इजीली अवेलेबल हो जाने वाले हैं हमारे लिए, थोड़ा सा कॉस्टली हैं पर धीरे धीरे ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे जब यूज़ करने लगेंगे तो फिर सब कुछ हमारे लिए इजी हो जाएगा। धीरे धीरे थोड़ा सा उसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, इक्विपमेंट की ज़रूरत है, ओके। और इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो अच्छी होनी चाहिए किसी भी कंट्री की, तो ये सारी चीज़ें भी ईजी हो जाएंगी। बट द पावर जनरेटेड यूजिंग दीज रिसोर्सेज हैज़ टू बी स्टोर्ड इन सफिशिएंट क्वान्टिटीज़ टू इंश्योर कंटिन्यूस पावर सप्लाई। सो जो रिसोर्सेज हैं उनको जनरेट करने के लिए सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में क्या चाहिए होती है, पावर सप्लाई होने की ज़रूरत है। एट प्रेजेंट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू स्टोर दिस एनर्जी। इफेक्ट आर ऑन टू मेक दिस रिसोर्सेज अफोर्डेबल थ्रू रिसर्च। देखिए यहाँ पे मैंने वही बोला कि रिसर्च की ज़रूरत है, तो ये क्या है थोड़ा सा अफोर्डेबल लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, क्योंकि एक तो पहली बात ये महंगा आता है, तो पहले तो हमारे देश के लिए ही ये महंगा होगा, क्योंकि जब तक हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं हो जाएगी तब तक सोलर एनर्जी उतना ज़्यादा हम यूज़ करने के लिए उतने ज़्यादा नहीं सक्षम है, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉब्लम है,
धीरे धीरे सब कुछ काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लैक स्मिथ एट वर्क। तो यहाँ पे ये वर्क कर रहे हैं, क्या जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, जो लोहार होते हैं, वो जो इनका काम ये होता है कि जो इक्विपमेंट्स होते हैं आयरन के, उनको बनाना, शेप देना उनका काम होता है। क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये कोल यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोल यूज़ कर रहे हैं, जो कि क्या है, ये कन्वेंशनल एनर्जी है। ठीक है, सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज, जो कि ये सारा हमने जो ये पढ़ा ना, यहाँ पे पूरा वही है, एक एक करके यहाँ पे बताया जाएगा। यहाँ पे देखिए सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी, तो पहला यहाँ पे किसके बारे में बात किया, वुड, फिर कोल, फिर मिनरल ऑयल, एक एक करके सबको पढ़ाएंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर प्रोसेस बेस्ड एनर्जी, फिर एक एक करके इन सबको पढ़ाएंगे। तो हम देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ये। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में हो पाएगा पूरा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे दे दूँगी, तो आप ज़रूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे, कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में भी मैं दे दूँगी उसका लिंक। ओके, तो आप वहाँ से भी देख लेना। देखिए सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज, पहला है वुड। इन विलेजेस वुड इज़ यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर कुकिंग ऑन अर्दन स्टोव। तो ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने अपने गांव में, मूवीज़ में सब जगह देखा होगा चूल्हा, जिसमें कि क्या यूज़ होता है, यहाँ पे लकड़ियाँ यूज़ होती हैं, वुड यूज़ होती हैं, जो कि कहाँ से मिलती हैं, हमें ट्रीज़ से मिलती हैं। ओके, बस इतना ही दिया हुआ है इसके बारे में। बात करते हैं कोल की। देखिए लॉन्ग अगो प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स गॉट बरीड ड्यू टू अर्थ मूवमेंट, दे वर देन डिकम्पोज ड्यू टू प्रेशर एंड हीट, लिविंग बिहाइंड द एलिमेंट कार्बन, दैट इज़ हाउ कोल वॉज फॉर्म्ड। देखिए कोल क्या है, बहुत लॉन्ग अगो की बात करें। देखिए अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, कोल भी क्या होता है ना, अगर वैसे देखा जाए तो कोल 4 प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं जो 2 होते हैं, तो थोड़ा उतना अच्छे नहीं होते हैं, वो उतना ज़्यादा उनकी जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी नहीं होती, किसी की बहुत अच्छी होती है। इस तरीके से 4 होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, वो 10th 9th 10th में आपके लिए होगा, तो इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। लेकिन एक बात बताती हूँ आपको कि देखिए यहाँ पे अगर हम एज की बात करें ना, तो 2 तरीके के आपको मिलेंगे। एक तो होता है गोंडवाना, मतलब गोंडवाना कोल, जो कि बहुत पुराने होते हैं, जैसे कि आपको 200 मिलियन अगो की बात होती है, 200 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 200 मिलियन ईयर्स अगो, उतने पुराने होते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो एक वो होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, टर्शरी कोल होते हैं, जो 55 मिलियन ईयर्स अगो होते हैं, 55 मिलियन ईयर्स अगो। तो वो 2 तरीके के होते हैं, जो कि एक तो बहुत लॉन्ग अगो के, यहाँ पे मैंने बताया आपको 200 मिलियन अगो भी हो सकते हैं, 55 मिलियन अगो भी होते हैं। तो जो 200 मिलियन होते हैं वो होते हैं गोंडवाना कोल। और गोंडवाना कोल जो होते हैं ना, वो कहाँ पे मिलते हैं आपको, तो वो मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में, यहाँ आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से उसकी माइनिंग होती है। सो प्लांट और जो एनिमल होती है, एनिमल तो नहीं, एनिमल से तो हमें क्या मिलता है, हमें ऑयल मिलता है। ठीक है, तो अगर ऑयल बरीड हुए, एनिमल्स बरीड हुए, वो दफन हो गए, तो उनसे क्या मिलता है हमें, क्रूड ऑयल, गैस, नेचुरल गैसेस, वो सारी। लेकिन जो प्लांट होते हैं, प्लांट से हमें क्या मिलता है, कोल मिलता है। तो उन बरीड हो जाते हैं, तो अर्थ मूवमेंट में क्या क्या हो सकता है, नेचुरल कैलामिटीज़ जो होती हैं, नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, लाइक अर्थक्वेक आया, तूफान आया, सारे मर गए, या फिर बाढ़ आई, सारे मर गए। ओके, तो इसमें अर्थ मूवमेंट में जब कुछ होता है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं, हमें पता है नेचुरल कैलामिटीज़, अर्थ मूवमेंट वही है। तो सारे के सारे एक साथ, पेड़ वगैरह जितने फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ वगैरह गिर गए, इस तरीके से गिर गए बहुत सारे। ऊपर से कई साल हुए, कई साल इस तरीके से मिट्टी उस पर जमती रही, ऊपर से मिट्टी जमती रही, एकदम से ऊपर से उन्हें प्रेशर आने लगा। और नीचे अब यहाँ पे देखिए अर्थ है, अर्थ भी है यहाँ पे, और अर्थ का यहाँ पे क्या है, कोर है, कोर भी है अर्थ का। और यहाँ से क्या मिल रहा है, ऊपर से प्रेशर, नीचे से क्या मिल रहा है, हीट। ऊपर से यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्रेशर, नीचे से हीट, क्योंकि हमें पता है अर्थ के कोर में क्या है, अर्थ के कोर में मैग्मा है, जो कि यहाँ पे जलता हुआ मैग्मा, इंसान भी जाए, कोई भी जाए, तो यहाँ पे जल के खाक हो जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे आपको पता होगा ज्वालामुखी से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। तो कहाँ से निकलता है, वो कोर में होता है, अर्थ के कोर में होता है, तो इस तरीके से निकलता है। तो वही मैग्मा यहाँ पे है ना, तभी तो ज्वालामुखी के थ्रू फटता है। तो अब यहाँ पे हीट मिल रही है, यहाँ पे प्रेशर मिल रहा है, इसके थ्रू क्या बनता है, कोल बनता है। ठीक है, सो दे वर देन डीकम्पोज ड्यू टू प्रेशर एंड हीट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेशर एंड हीट, ऊपर से प्रेशर, नीचे से हीट। ठीक है, सो लिविंग बिहाइंड द एलिमेंट कार्बन, और ये यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन बन रहा है। कार्बन की वजह से ये क्या हो रहा है,
कार्बन की ही वजह से वो कोल बन जाता है। तभी तो हम बोलते हैं ना कि ये कोल जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, तो ये क्या होता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देता है, मतलब कि एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है इसकी वजह से। ये यहाँ पे कार्बन की वजह से ही तो ये कोल बना, तभी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। दैट इज़ हाउ कोल वॉज फॉर्म्ड। इसकी वजह से कोल क्या हो जाता है, फॉर्म होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपको टर्शरी कोल जो 55 मिलियन मैंने आपको बताया, तो वो कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है। ठीक है। तभी तो आपको पता होगा, जैसे कि अगर देखिए हम जहाँ पे ये भी आपने देखा होगा कि जहाँ पे कोल वगैरह मिलता है ना, वहीं पे आपको, जैसे कि जमशेदपुर स्टील प्लांट है तो झारखंड के पास में, तो वहीं पे उसको बना दिया ताकि अब वहीं पे कोल निकले और वहीं पे सारा काम हो उनका। कोल से ही तो सारा काम हो रहा है, सारी जो चीज़ें बन रही, स्टील वगैरह वो बन रहा है। ठीक है। तो पता है आपको टाटा वहीं पे है। ओके। अब देखते हैं, कोल इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पज़ अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। जैसी मैंने आपको बताया 4 टाइप्स की होती हैं कोल, तो उसमें जैसी जिसकी क्वालिटी रहेगी उसके लिए यूज़ किया गया। कम उसकी रहेगी डेंसिटी, मतलब कम ज्वलनशील रहेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, उसको मतलब खाना वाना बनाने के लिए यूज़ कर देंगे या फिर कुछ और चीज़ों के लिए यूज़ कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। लो क्वालिटी कोल इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड कोक एंड हाई क्वालिटी कोल इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़। और जो बहुत तगड़ी आग देती हैं या बहुत मतलब अच्छा जलता है, वो किसके लिए यूज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ के लिए। मैंने बताया कि जो जमशेदपुर टाटा का है, जो टाटा, वहाँ पे वहाँ का कोल कैसा है, बहुत ही अच्छा, वो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए वहाँ पे क्या हो जाता है, थर्मल पावर स्टेशन यहाँ पे एक तो वहाँ पे बना। थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता है, थर्मल पावर कैसे बनता है, तो थर्मल पावर में इस तरीके से भट्टी होती है और ऊपर से बहुत सारे कोल जलाते हैं, धुआं निकलता, मतलब कोल जलाते हैं, धुआं निकलेगा ऊपर, तो ये होता है थर्मल। और यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आप सर्च करके ज़रूर देखना थर्मल पावर स्टेशन किस तरीके से होता है। मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, जस्ट मिनट। अब देख लेते हैं मिनरल ऑयल एंड natural gas. Like coal, these were also produced due to earth movement. Mineral oil is found under land surface and also below the ocean floor. देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लिखा गया था कोल कैसे बनता है। यहाँ पे बताया था कि जो बरीड हो जाते हैं ट्रीज़ और जो एनिमल्स, तो प्लांट जो बरीड हुए उनसे क्या बना, कोल। लेकिन जो एनिमल बरीड होंगे, जो एनिमल दफन हो जाएंगे, बहुत सारा बाढ़ आ गया, बेचारे बहुत सारे मर गए। ठीक है, मर ही जाते हैं, देखिए अभी कितना बाढ़ आता है तो मर जाते हैं। तो जो मर गए तो हटाया तो ठीक, नहीं तो क्या हो जाता है, इनका भी यही होता है। जिस तरीके से ऊपर से प्रेशर, नीचे से हीट, और यहाँ पे ये दबे हुए हैं। ठीक है, एक मिनट देखिए मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। ऊपर से ये सपोज़ कि ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे कोर है। अब यहाँ पे ये सपोज़ कि दब गए हैं, ठीक है, यहाँ पे ये दब गए हैं किसी भी नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, यहाँ पे बहुत सारे मर गए। ठीक है, समुद्र के पास में भी होता है ना, तो बड़ी बड़ी वेल फिश होती हैं, शार्क होती हैं, वो सब भी तो मर जाती हैं इस तरीके से समुद्र के पास में, ये मर गई यहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से हीट मिल रही इन्हें, ऊपर से क्या मिल रहा है, प्रेशर मिल रहा है, ऊपर से मिट्टी दबती गई, लोग रहते गए, या फिर मतलब लोग नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से मिट्टी जमती गई कई साल, हज़ारों साल, लाखों साल, इस तरीके से दबती गई, ये यहाँ पे दब गए बहुत अच्छे से। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे होगा ये कि ये यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे ऑयल में। अब थोड़ा तो ऑयल में होंगे, फिर भी ये और भी हीट मिलती जा रही है, बहुत सालों साल तक इसकी खोज नहीं लगी किसी को, ये हीट यहाँ पे बढ़ती जा रही हीट बहुत सालों से पड़ा हुआ है। तो ऊपर में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे गैस बनने लगेगा। आपको पता है जब कोई चीज़ यहाँ पे बॉईल करते हैं आप बहुत ज़्यादा, तो जो इवेपोरेशन तो निकलता है ना, भाप तो निकलती है, गैस तो यहाँ पे आता है ना, वो जो गैस जो हवा होती है, तो यहाँ पे यही जो गैस होते हैं यही नेचुरल गैस बन जाती है, और नीचे क्या बन जाता है, ऑयल बन जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे दबाव की वजह से यहाँ पे तो बन जाएगा आपका ऑयल। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा गैस। और बहुत साल तक रहा इसकी खोज खबर फिर भी किसी को नहीं मिली, तो फिर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ही धीरे धीरे जल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा गैस में ही। ठीक है, तभी तो जहाँ पे तेल मिलता है वहाँ पे गैस भी मिलता है, और कोई नेचुरल गैसेस, और या फिर कहीं पे पूरा का पूरा गैस ही मिलता है, ज़रूरी नहीं कि तेल मिले, गैस भी मिलता है। तो पूरा का पूरा बहुत टाइम पुराना हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नेचुरल गैस बन जाएगा। अब मैं आपको पढ़ा देती हूँ क्या है।
लाइक कोल, तो ये ध्यान रखना है आपको, एनिमल्स से यहाँ पे आपको ही एनिमल्स से ही जो एनिमल्स के फॉसिल्स होते हैं उनसे ही नेचुरल गैस और मिनरल ऑयल मिलते हैं दोनों, और जो प्लांट्स होते हैं उनसे हमें क्या मिलते हैं, कोल। ओके, ये बात याद रखना। सो लाइक कोल दीज वर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू अर्थ मूवमेंट, ये भी अर्थ मूवमेंट की वजह से। मिनरल ऑयल इज़ फाउंड अंडर लैंड सरफेस एंड ऑल्सो बिलो द ओशन फ्लोर। मैंने बताया कि ओशन फ्लोर पे भी मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी फिश होती हैं, बड़े बड़े वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, जितने ज़्यादा लैंड पे नहीं रहते उससे कितने 10 गुना ज़्यादा तो आपको समुंदर में एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं। आपको पता है कि यहाँ पे भी ज्वालामुखी फटती है, यहाँ पे भी भूकंप आते हैं, यहाँ पे भी सारी वही चीज़ें होती हैं। क्यों ऐसा क्यों? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे पानी है पर नीचे लैंड तो है, जो लैंड ऊपर में है, तो यहाँ पे लैंड है तो यहाँ माउंटेन भी है, घास भी है, प्लांट्स भी हैं, सब कुछ वही मूवमेंट होता है जो ऊपर हमें देखते हैं वही होता है। तो यहाँ पे भी एनिमल्स मरते हैं, फिर धीरे धीरे वो सारे इस तरीके से नेचुरल गैस और नेचुरल ऑयल बनते हैं। तो ये ऑयल रिग है, तो जहाँ पे नेचुरल गैस रहेगा, नेचुरल ऑयल रहेगा, वो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी मशीनें यहाँ पे फिट की जाएंगी और इसके थ्रू वो सारी चीज़ें प्रोसेसिंग के थ्रू निकाली जाएंगी। इसको बोलते हैं ऑयल रिग। इन मोस्ट ऑफ द मिनरल ऑयल वेल्स रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस आर ऑल्सो फाउंड। तो मिनरल ऑयल्स वेल्स रिजर्व्स बहुत सारी जगह पे मिलती हैं। मिनरल ऑयल रिजर्व्स आर लिमिटेड इन नेचर। तो देखिए मिनरल ऑयल क्या है, लिमिटेड है नेचर में, इतना सालों से लोग यूज़ कर रहे हैं, इतने सारे देश के लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा। तो अलग अलग ईरान, इराक, सऊदी, सब लोग क्या ये तेल बेच के ही तो सब अमीर हुए हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाउएवर दिस ऑयल इज़ इन ग्रेट डिमांड, इनकी डिमांड बहुत ही है और ये इतना ज़्यादा इसका पैसा लेते हैं। आपको पता होगा भारत क्या करता है, दूसरे देशों से ख़रीदता है, कभी ईरान, कभी इराक, कभी ये सऊदी से तेल ख़रीदता है, ठीक है। और कभी कभी आप देखते हैं पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो जाता है। क्यों महंगा हो जाता है? क्योंकि उसकी डिमांड ही इतनी ज़्यादा होती है और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं, कम भी हो रही हैं। हैंस इट्स कॉस्ट इज़ वेरी हाई। जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे इसकी कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि आप गोल्ड देखिए, सोना देखिए, जितनी ज़्यादा डिमांड है उसकी उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है, ठीक है। अभी तो थोड़ा कम हुआ है। इट इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। देखिए इसको क्या बोला गया, काला सोना। क्यों? क्योंकि इसकी भी डिमांड उतनी ही है, इसकी भी प्राइस उतनी ही है, लेकिन ये क्या है, बस काला है। सोना क्या है, पीला है, बट इसे क्या बोला गया, ब्लैक गोल्ड, ठीक है। काला सोना तो बहुत लोग हम लोग इसको भी बोलते हैं ना, कोल को भी बहुत लोग, सारे लोग ऐसा भी माना जाता है कि वो क्या है, ब्लैक गोल्ड है। बिकॉज इट हैज़ अ ब्लैकिश कलर एंड इट इज़ कॉस्टली। तो इतना महंगा है, इसके लिए इसे गोल्ड का बोल दिया गया। कितना ज़्यादा महंगा है, सोने की तरह। हम कहते हैं ना ये सोने की तरह इतना महंगा है, तो यहाँ पे क्या, सोना की तरह इतना महंगा है, इसके लिए इसे कॉस्टली बताया गया, गोल्ड की तरह बताया गया। और ब्लैक है, इसके लिए क्या बोल दिया गया, ब्लैक गोल्ड। दीज एनर्जी रिसोर्सेज, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। ब्लैक गोल्ड किसे कहा गया है, किसको बोला जाता है। दीज एनर्जी रिसोर्सेज आर यूज्ड इन थर्मल पावर जनरेशन। और देखिए थर्मल पावर जनरेशन में ये जो ऑयल है इन सबको यूज़ किया जाता है, ठीक है, जलाने के लिए। तभी तो उसमें एनर्जी क्रिएट होंगी, एनर्जी जनरेट होती हैं, तभी उससे क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। So these energy resources are used in thermal power generation. Study the distribution of mineral oil and coal field in India as shown in figure 9.4. तो क्या दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल एंड कोल फील्ड्स इन इंडिया। देखते हैं, मैप दिया गया है, मैप में देख लेते हैं हम। पहले तो इंडेक्स देखना पड़ता है हमें, आपको पता होगा 4th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है अच्छे से मैप के बारे में, कैसे हम पहले इंडेक्स देखते हैं। तो देखिए ये शेप जहाँ पे रहेगा, ये कलर जहाँ पे रहेगा वो समझिए कोल फील्ड है। इस तरीके का जहाँ पे रहेगा मिनरल ऑयल फील्ड है, और इस तरीके का जो है गोदावरी रिवर बेसिन है, ठीक है। देखते हैं, तो देखिए ये जो एरिया है मिनरल ऑयल फील्ड का कहाँ पे है, तो अरेबियन सी के पास में देखिए, यहाँ से लेके पूरा ये एरिया, ठीक है, गोवा के पास से लेके ये एरिया पूरा, ये जो गल्फ़ ऑफ खंभात है। हमें पता है खाड़ी जो जहाँ पे रहते हैं ना, खाड़ी वाली जगह रहती है, जैसे कि मैंने बताया आपको खाड़ी वाले जितने भी देश हैं, आप देख लो ईरान, इराक, सऊदी, ये सारे जो हैं खाड़ी वाले देश, मतलब समुद्र के पास में, वहाँ पे ज़्यादा होती हैं। क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स ज़्यादा मरते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं ज़्यादा मर जाते हैं, तो उनके जो यहाँ पे फॉसिल्स होते हैं उनके थ्रू यहाँ पे बन जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए पूरा आप, तो ये पूरा का पूरा पार्ट सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ तक आप देखो, तो ये सब के सब क्या हैं, आपके मिनरल ऑयल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मिनरल ऑयल फील्ड हैं।
और है यहाँ पे इस जगह पे आप देखिए मिनरल ऑयल फील्ड है, ठीक है। यहाँ से देखिए तो ये है आसाम का पार्ट इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मिल रहा है आपको मिनरल ऑयल। अब कोल का देखिए कैसा है, इस तरीके का शेप देखिए। कोल देखिए यहाँ से मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोल आपको वेस्ट बंगाल से लेके झारखंड और कहाँ पे है, यहाँ पे उड़ीसा, ओके, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी है। तो इन सब जगहों पे क्या मिलता है, आपको कोल मिलेगा। और ये देखिए रिवर बेसिन है, जो रिवर बेसिन गोदावरी रिवर बेसिन है, ये कहाँ से गई है, तो ये यहाँ से आपका आंध्र प्रदेश से होते हुए, उड़ीसा से होते हुए, छत्तीसगढ़ से होते हुए, और यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से यहाँ पे कहाँ पे महाराष्ट्र तक, और यहाँ पे थोड़ा सा आपका कहाँ पे गया है, यहाँ पे कर्नाटका में, ठीक है। तो ये आपका गोदावरी रिवर बेसिन है। और यहाँ पे भी देखिए आपको ये सारे प्लेस पे आपको भी कोल देखने को मिलेंगे, कोल फील्ड आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे अच्छे से देख लेना। और नेम द स्टेट्स विच हैव कोल फील्ड। सो आपको उन स्टेट्स के नाम बताने हैं जहाँ पे कोल फील्ड पाई जाती हैं। तो मैंने आपको बताया वेस्ट बंगाल, झारखंड, ठीक है, उड़ीसा, ये सब क्या हैं, ये सब कोल फील्ड हैं। और भी देख लेना आप क्या हैं। नेम द मिनरल ऑयल फील्ड ऑफ द अरेबियन सी। अरेबियन सी में मिनरल ऑयल, नेम द मिनरल ऑयल फील्ड इन द अरेबियन सी। तो यहाँ पे क्या देना है आपको, फील्ड उस जगह के नाम देने हैं जहाँ पे मिनरल ऑयल मिलता है। तो मिनरल ऑयल यहाँ पे देखिए कहाँ पे मिल रहा है आपको। यहाँ पे देखिए गुजरात से होके जो कालोल है, लुनेज है, अंकलेश्वर है, यहाँ से होते हुए राजस्थान के पार्ट में भी मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मुंबई हाई जो है, मुंबई हाई, ठीक है, मुंबई हाई मेन पार्ट है यहाँ पे। तो मुंबई हाई में है यहाँ पे, ठीक है। सो इन जगहों पे क्या मिल रहा है आपको, इन जगहों पे मिल रहा है मिनरल ऑयल, ओके। नेम टू स्टेट्स विच हैव कोल फील्ड ऑन अ लार्ज स्केल। ज़्यादा कहाँ मिल रहा है वो आपको बताना है, अब ढूंढ के बताना। विच मिनरल ऑयल फील्ड्स आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कौन सा विच मिनरल ऑयल फील्ड्स आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, कहाँ पे मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आसाम में है, ठीक है। यहाँ पे कोल भी मिल रहा है। आसाम में कहाँ कौन सी जगह है यहाँ पे, तो जोलाखानी है, नूनमती है, और क्या है, नाहर कटिया, दिग्बोई, हाँ दिग्बोई, और ये क्या है, मकुम। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मिनरल ऑयल, ओके। और क्या है क्वेश्चन, द रिजर्व्स ऑफ विच मिनरल आर फाउंड इन द गोदावरी बेसिन। तो देखिए मिनरल ऑयल गोदावरी बेसिन में कहाँ पे मिला आपको, तो मैंने आपको दिखाया गोदावरी बेसिन में कहाँ पे आपको मिनरल ऑयल देखने को मिला है। विच मिनरल, नॉट मिनरल ऑयल, तो मिनरल ऑयल नहीं है, ठीक है, मिनरल नहीं। यहाँ पे क्या मिल रहा है, कोल मिल रहा है। यहाँ पे देखिए कोल मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, तो ये देखिए महाराष्ट्र में मिल रहा है। यहाँ पे मोहपल्ली जो कि किस में आ रहा है, आपका मध्य प्रदेश के पार्ट में आ रहा है, ये दोनों ये सब महाराष्ट्र के पार्ट में आ रहा है। और वर्धा बेसिन में ये, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है। तेलंगाना में भी है थोड़ा सा, तो यहाँ पे आ रहा है। तो ये आपको लिखना है। विच ऑफ द स्टेट्स हैव मिनरल रिजर्व्स इन द गोदावरी बेसिन। तो मिनरल रिजर्व्स कहाँ पे है वो भी आपको ढूंढ के लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से बायोगैस है, और ये जो सारे पार्ट हैं हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये जो बायोगैस यहाँ से जो रिमेनिंग पार्ट जितना है हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जा रहा है तो आप भी बोर हो जाएंगे। दूसरे वीडियो में हम देखेंगे, इसे अच्छे से समझेंगे, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन सब को, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसके लिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, उसमें देखेंगे इसे। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और ऑल जो बेल आइकन प्रेस करोगे ना, तो ऑल जो आएगा उस पर आप क्लिक करोगे तो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। जब भी मैं कोई वीडियो नया डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप ईजिली देख पाओगे, ओके।